अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, महाराष्ट्र की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कभी भी उद्धव ठाकरे की सरकार गिर सकती है या फिर फ्लोर टेस्ट हुआ तो उसका धड़ाम होना लगभग तय है। लेकिन बात अभी सुप्रीम कोर्ट में फंसी हुई है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में अगले 48 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। अगर रात में सुप्रीम कोर्ट के क्लीयरेंस मिली तो कल 5 बजे तक तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार रहेगी या फिर जाएगी। आज की परिचर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, महाराष्ट्र के संकट का अब अंत का वक्त आ गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करके तय कर दिया तो कल शाम 5 बजे तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, उद्धव ठाकरे या देवेंद्र फडणवीस। हो कौन? पिछले 2.5 साल से जब से महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र के भीतर चल रही है, भारतीय जनता पार्टी से शिवसेना जब से अलग हुई उसके बाद से बीजेपी महाराष्ट्र को चेस कर रही है। और फाइनली एकनाथ शिंदे को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना ले महाराष्ट्र में तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। शिंदे का सपोर्ट और महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की सरकार, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री। लगभग वही हुआ जो मध्य प्रदेश में हुआ था, सिंधिया को तोड़कर। एकनाथ शिंदे पार्टी के सबसे मजबूत नेताओं में से एक, पूरी पार्टी तोड़ दी, 2/3 से ज़्यादा विधायकों को अपने पाले में मिला लिया और उद्धव ठाकरे को पता ही नहीं चला। जब तक पता चलता बहुत देर हो चुकी थी। सूरत पहुंच चुके थे एकनाथ शिंदे और फिर गुवाहाटी, अब लौट कर आ रहे हैं गोवा, फिर आएंगे मुंबई, पूरा हिंदुस्तान घूम लिया। क्या कारण है शिवसेना के इस तरह के राजनीतिक वर्टिकल डिवीजन और पतन का? एक शोध का विषय होना चाहिए कि सत्तारूढ़ दल, महाराष्ट्र जैसे ताकतवर राज्य का नेता, ठाकरे परिवार, जिनके बारे में किंवदंतियां, कहानियां कही जाती हैं कि मुंबई में इनकी हुकूमत, उनकी हुकूमत और सिर्फ ठाकरे परिवार की हुकूमत, खत्म। क्या उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे देंगे? संभावना इसी बात की जताई जा रही है क्योंकि एक भी विधायक को हिला नहीं पाए, बल्कि 3 और उठ के मुंबई से सूरत, सूरत से गुवाहाटी पहुंच गए। अपने ही एमएलएज, अपने ही मिनिस्टर्स को समझा नहीं पा रहे। कारण उदासीनता, निष्क्रियता, बेखबर, दूसरों के भरोसे छोड़ देने वाले पार्टी के लोग। और आज जब पलट के देख रहे हैं, जमीन गायब। गेम ऑफ थ्रोन, गद्दी की लड़ाई बड़ी खतरनाक। भारत का इतिहास इस बात का गवाह है। मध्यकाल का इतिहास आज वही दोहराया जा रहा है। क्या वाकई उद्धव ठाकरे बहुत कमजोर हो गए हैं या शिवसेना पर उनका नियंत्रण बहुत ढीला हो गया है? एकनाथ शिंदे जैसे नेता किस तरह से पार्टी को हाईजैक कर लेते हैं, यह उदाहरण है। और अब इस बात की संभावना बहुत कम है कि उद्धव ठाकरे की सरकार बचेगी। जाना है, आज चले जाए, कल चली जाए, 10 दिन बाद सही। इस स्थिति में आके शिवसेना अब सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है। अगला 2.5 साल भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे मिलकर सरकार चलाएंगे, ऐसा प्रतीत होता है। कंफर्म तो अभी सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद फ्लोर टेस्ट पे होगा, पर जिस तरह के पॉलिटिकल इक्वेशन है, साबित यही होता है। तो क्या वाकई में विपक्ष सरकार चलाने की सारी काबिलियत खो चुका है, डर चुका है, रणनीति खत्म हो चुकी है, या इतने झटके के बाद भी सब लोग बेखबर, निष्क्रिय, डर के माहौल में? अब क्या होने वाला है मुंबई के भीतर? अगला 48 घंटा बहुत अहम है। कुछ स्टेटमेंट सुनिए आप। ट्रस्ट वोट होने के बाद हमारे विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। गवर्नर हाउस
और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, असेंबली की धज्जियां उड़ा रहे हैं और गवर्नर हाउस से ही इस प्रकार की राजनीति चलती रहेगी तो देश के सर्वोच्च न्यायालय को उसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा। मतदार संघ रहता है क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में काम होना चाहिए, लोग खुश होने चाहिए, मगर अगर कुछ काम ही नहीं हो रहा तो नाराजगी तो बढ़ेगी। नहीं, मैं तो इंडिपेंडेंट, मेरे तो होने वाला था, हो गया। तो आज की परिचर्चा बेहद अहम है। महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर अमित पुरी भारतीय जनता पार्टी से हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, मोहित बजाज शिवसेना से हैं, हेमंत तिवारी जी बहुत ही जाने माने पत्रकार, आमिर तिरोडकर जी मेरे साथ मुंबई से ज्वाइन कर रहे हैं, महाराष्ट्र के बहुत ही प्रख्यात पत्रकार हैं, सुनील चावके जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, ये भी महाराष्ट्र के बहुत ही चर्चित पत्रकार हैं और महाराष्ट्र की राजनीति पर खास नज़र रखते हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। आमिर तिरोडकर जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं और आप हमारे दर्शकों को बताइए, अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी वो कनेक्ट नहीं हो पाए हमारे साथ। हेमंत तिवारी जी, आप मुझे बताइए कि महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों क्या चल रहा है और इस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, आपका आकलन क्या कहता है? हेमंत जी। यह ताज़ा घटनाक्रम जिस दिन शुरू हुआ, पहले दिन आपने डिबेट रखी थी, मैंने कुछ बातें कही थी और ब्रजेश मिश्रा जैसे बड़े व्यक्तित्व से बात बड़े भरोसे के साथ कहना आसान नहीं होता। मैंने कहा कि लॉक कीजिएगा। जी, आपने बोला था। आप वो लॉक खोल लीजिए, अनलॉक कर दिया है और उस लॉक में जो है वही कल परसों नरसों वही होने जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री 2.5 साल सरकार चलाएंगे, एकनाथ शिंदे उनके डिप्टी, और यह सरकार चलेगी। कारण दोनों पक्षों की न्यूनतम जरूरत वो हिंदुत्ववादी छवि को बनाए रखना था और यही बात बार बार शिंदे ने कही। और ये असली बात है कि मुंबई में जब से शिवसेना का और मरहूम बाला साहब ठाकरे का साम्राज्य बना स्थापित हुआ, बीएमसी से लेकर के सरकार तक, हिंदुत्व एक प्रचंड विषय रहा उनके लिए। पहली बार एक नया प्रयोग किया उद्धव ठाकरे ने किंग मेकर से किंग बनने का, और किंग बनने के लिए उनको जो समझौते करने पड़े वो शायद शिवसेना के मूल सोच से विपरीत थे। और यही ऑब्जेक्शन, यही दिक्कत, यही समस्या शिंदे ने उठाई। और आज आप देखिए इस वक्त मुंबई के डेवलपमेंट बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने एमएलएज हैं ये ताज प्रेसिडेंट होटल में इकट्ठा हो चुके हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। उनको फ्लोर टेस्ट में कैसे क्या करना है ये सब समझाया जाएगा। उधर देखिए आज अपनी एक तरीके से आखिरी कैबिनेट मान करके जो बैठक की उद्धव ठाकरे ने उसमें उनका एक ही मेजर फैसला ये रहा औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम बदलना, संभाजी और धाराशिव नाम रखना। चर्चा तो पुणे का नाम भी जिजाऊ नगर रखने की थी, वो प्रस्ताव नहीं आया। मतलब अगर वो मान रहे हैं कि उनकी आखिरी कैबिनेट है तो इस तरह का फैसला वो उस वक्त ले रहे हैं। आप बताइए क्या आंकड़े उद्धव ठाकरे का साथ नहीं दे रहे हैं, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का साथ नहीं दे रहे आंकड़े? अगर ये 16 जो डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं जिनके खिलाफ पिटीशन दाखिल है, तब भी ये बहुमत के आंकड़ों से दूर हैं, इसका मतलब नंबर इनके साथ नहीं है। नंबर फिलहाल इनके पास 126 हो रहा है, हर सूरत जोड़ करके 126 बहुत पीछे है 144 से, और ये बड़ा गैप है। और आपने सही फरमाया, आपका कैलकुलेशन सही है। अगर किसी सूरत पर, हालांकि उसकी स्थिति नहीं आने वाली है, कुछ लोगों को जिनके बारे में डिस्क्वालिफिकेशन की बातें हो रही हैं वो किया जाए तो भी इनका आंकड़ा नहीं। तो आप बताइए कि ऐसे हालात जब हार लगभग सामने दिख रही हो, उद्धव ठाकरे के पास विकल्प बाकी क्या बचते हैं? हेमंत तिवारी जी। उद्धव ठाकरे ने जिस दिन वर्षा बंगला छोड़ा था अपने सुपुत्र आदित्य ठाकरे के साथ जा करके, तो माना गया कि एक भावुक अपील कर रहे हैं शिव सैनिकों को एकजुट करने के लिए इन बागी विधायकों के खिलाफ। लेकिन आज जिस भाषा का प्रयोग उन्होंने किया, सबसे क्षमा मांगी,
2.5 साल की सरकार में कांग्रेस के मित्रों से, मंत्रियों से, एनसीपी के मंत्रियों से, और उसके बाद वो अपने दफ्तर गए, अपने दफ्तर के लोगों से उन्होंने करीब करीब विदाई ले ली। तो ये तो सुनिश्चित है कि उद्धव जी की विदाई स्वयं उन्होंने स्वीकार कर ली है, और परिस्थितियां उनके साथ बिल्कुल नहीं हैं। वैसे अभी भी मैं एक बात बता ऑप्शन दूं, क्या है उनके ब्रजेश पास? जी, हो सकता है अटपटी लगे, अविश्वसनीय लगे। एक बात मुझे अभी भी लगती है, मैंने आपसे पहले दिन एक प्रश्न किया था, ऐसा तो नहीं कि शिंदे और उद्धव ठाकरे में कोई मूक सहमत रही हो ये सब कुछ करने के लिए? ऐसा तो नहीं? और अब पॉलिटिक्स से क्या कुछ अभी भी ये हो संभव सकता नहीं है। है? जब सपा और बसपा का गठजोड़ उद्धव- हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है देश में। मैं जी, जब सपा और बसपा का गठजोड़, जिसको ब्रजेश मिश्रा और हेमंत तिवारी कहते थे कि सूरज का पश्चिम से उगना जैसा होगा, जब सूरज पश्चिम से उग सकता है यूपी की सियासत में, तो महाराष्ट्र की सियासत में ये किसने कहा है कि पूरी की पूरी शिवसेना फिर युति में नहीं जा सकती, इंक्लूडिंग उद्धव ठाकरे, इंक्लूडिंग आदित्य ठाकरे? मैंने उस दिन धन्यवाद एक हेमंत फार्मूला जी, आपके सामने शुक्रिया। दिया था डिबेट पहले को आगे दिन। बढ़ाता हूँ। कि आमिर जो- तिरोडकर जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, महाराष्ट्र के बहुत ही चर्चित पत्रकार हैं। बताइए तिरोडकर जी, हमारे उत्तर प्रदेश और देश के लोग आपसे जानना चाहते हैं, ये चल क्या रहा है आपके यहाँ? चल क्या रहा है आप हमारे यहाँ, ये महाराष्ट्र के लोग भी जानना चाहते हैं कि ये चल क्या रहा है। लेकिन एक बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहुत सारी चीजें निर्भर करती है। अगर सुप्रीम कोर्ट अभी के हालात में जैसे के है वैसे के वैसे अगर फ्लोर टेस्ट पे जाने देती है, तो उद्धव ठाकरे अपनी कुर्सी बचाने का आखिरी दाव खेल सकते हैं। वो दाव ये है कि आज जो उन्होंने बात की है कैबिनेट में, आज कैबिनेट में 2 डिसीजन हुए हैं नाम बदलने के। ये जो औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखना चाहिए, ये जो मांग है वो पिछले 30 सालों से होती आ रही है, और हर सरकार ने, वो कांग्रेस की सरकार हो, देवेंद्र जी की सरकार हो, उसके पहले 1995 में जब शिवसेना की सरकार हो, हर सरकार के यहाँ से कुछ नहीं हुआ था। आज उद्धव ठाकरे ने वो डिसीजन लिया हुआ है। तो उसका दूसरा मतलब ये है कि ये हिंदुत्ववादी डिमांड है, ये हिंदुत्व की डिमांड थी कि औरंगाबाद, औरंगजेब से नाम क्यों रखा जाए महाराष्ट्र में, जो औरंगजेब यहाँ पर आक्रमण करके आया हुआ था, तो फिर क्यों नहीं संभाजी राजा जो शिवाजी के पुत्र थे, उस छत्रपति शिवाजी के बाद जो छत्रपति बने, उनका नाम क्यों नहीं रखा जाए। जो विधायकों का आरोप है, ये जो बागी विधायकों का आरोप है कि शिवसेना हिंदुत्व से हट रही है, उसको काउंटर है। और 1 मिनट में बात बताता हूँ, ये उद्धव ठाकरे आखिरी कोशिश क्यों कर रहे हैं। वो लगातार बोल रहे हैं कि 20 से 25 लोग हमारे संपर्क में हैं। क्या अगर वो सच में संपर्क में हैं, अगर वो सच में संपर्क में हैं, तो कल वो फ्लोर पर आएंगे, विधानसभा में आएंगे, और उद्धव ठाकरे अगर उनको मना पाते हैं, ये देखो हमने कर दिया, हम हिंदुत्व से दूर नहीं हटे। आपका आकलन क्या कहता है? आप तो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उद्धव ठाकरे ये सिर्फ बात बनाने के लिए बात कह रहे हैं या इस बात में कोई दम है? 2 अलग अलग बातें हैं। एक है वो एमएलए को अगर खींच पाते हैं तो देखते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो खींच पाएंगे सच कहे तो, क्योंकि वो बात वहां से बहुत आगे निकल चुकी है। एक बात। लेकिन दूसरी बात यह है कि अक्टूबर महीने में महाराष्ट्र में चुनाव आ रहे हैं, वो 12 म्यूनिसिपैलिटीज के, जहां पर मुंबई भी है 12 म्यूनिसिपैलिटीज और 14 झेडपी के चुनाव है, जिसमें औरंगाबाद म्यूनिसिपैलिटी भी है। मराठवाड़ा के सभी बड़ी म्यूनिसिपैलिटीज वहां पर है। तो उस चुनाव में जाने के लिए उद्धव ठाकरे के हाथ में एक ट्रम्प कार्ड आ चुका है कि देखो मेरी आखिरी कैबिनेट थी, मैंने ये डिसीजन ले लिया। आज ये भी बोला जा रहा था कि शायद कांग्रेस इसको अपोज करे और फिर उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, बल्कि कांग्रेस ने कुछ और जाके आगे खेला। आप मुझे बताइए कि ऑप्शंस क्या बचते हैं आज के हालात को देखते हुए उद्धव ठाकरे के पास? अगर उद्धव ठाकरे कल 20 से ज्यादा एमएलए तोड़ पाए हाउस में, असेंबली में, और वापस अपने खेमे में ले आए पाए, तो ठीक है, उनकी सरकार बचेगी। लेकिन ये 1% माना आधा % की ये संभावना है। अगर सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि नहीं कल ही फ्लोर टेस्ट होनी है, तो उद्धव ठाकरे की सरकार बहुत बड़े खतरे में जो है वो खतरे से बाहर। तो क्या एकनाथ शिंदे सिर्फ डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए इतना बड़ा जोखिम लेंगे, आपको ऐसा लगता है, या इसके पीछे कुछ और है? बहुत कुछ हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, एकनाथ शिंदे डिप्टी चीफ मिनिस्टर कोई छोटी पोस्ट नहीं होती है। उनको पता है कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनने वाले आज के हालात में शिवसेना में।
तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। दूसरी बात है, चर्चा ये चलती है कि आजकल ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स, ये सब का एक मदद होती है भाजपा की ये पूरी राजनीति को, है या नहीं? एकनाथ शिंदे जाने भाजपा जाने, ये तो मैं आज तक मानता हूं कि अभी तक एकनाथ शिंदे को खुद को या फिर उनके फैमिली में, उनका बेटा सांसद है श्रीकांत शिंदे, उनको या फिर उनके फैमिली में किसी को भी ईडी की या सीबीआई की नोटिस नहीं आई है। लेकिन कुछ जगह पर खबरें आई है कि एकनाथ शिंदे के बहुत करीबी लोग हैं कुछ, उसमें से 2 बिल्डर है और उनको नोटिस आई है ईडी की। एक को आई है अप्रैल महीने में और दूसरे को आई है मई महीने में। तो मतलब ये दबाव की एक राजनीति हो सकती है, लेकिन दूसरी ये भी है कि एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं खुद को खतरे में महसूस कर रहे थे। उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं कल जाके ठाकरे फैमिली कोई दूसरा एकनाथ शिंदे थाना में खड़ा कर देगी और अपना महत्व खत्म हो जाएगा। तो ये महत्व की, खुद के एम्बिशन की, खुद का कंट्रोल रखने की भी राजनीति है, ये भी हमें समझना। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। सुनील चावके जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, बहुत शुक्रिया आपका। जो सवाल मैंने अभी आमे जी से किया और बहुत बोल्डली उन्होंने इस बात का जवाब दिया, हेमंत जी ने भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हम सबको बताए हैं। आपको क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे पर्याप्त समर्थन जुटाने में सफल हो पाएंगे विधायकों का, या फिर कल उनका मुख्यमंत्री पद का आखिरी दिन होगा? मुझे लगता है कि कल अगर फ्लोर टेस्ट, सुप्रीम कोर्ट अगर फ्लोर टेस्ट का आदेश देती है तो वो स्थिति में उद्धव ठाकरे फ्लोर टेस्ट को फेस करने के बजाय इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि उसमें 2 चीजें हैं। एक तो अपनी पार्टी बचा पाएंगे, एग्जैक्टली टूट कितनी है पार्टी में वो बंद मुट्ठी में रहेगी, वो खुलेगी नहीं सदन के फ्लोर पे। तो वो एक उनको एडवांटेज रहेगा कि कितने विधायक एकनाथ शिंदे के साथ में गए हैं, ये जो है वो सस्पेंस बरकरार रहेगा, उसका उनको फायदा मिल सकता है। रही बात ये संभाजी नगर और धाराशिव की, तो उन्होंने ऐसी एक बाजी खेली है जाते जाते कि जो पलटना देवेंद्र फडणवीस को नामुमकिन है, क्योंकि ये हिंदुत्व का विषय है। और अगर देवेंद्र फडणवीस के रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए 5 साल में ये मांग पूरी नहीं हुई थी, वो आप उन्होंने मुझे बताइए, आखिरी क्या दिन में आंकड़े की है। आज की तो डेट में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के पास हैं, या फिर उनके पास आंकड़े नहीं हैं, सिर्फ दावे हैं? अगर 16 विधायकों को अगर अपात्र घोषित करते हैं, जो कि अभी मुमकिन नहीं है, आज की तारीख में जो सुप्रीम कोर्ट का मूड दिख रहा है उससे वो उनको परमिट नहीं करेंगे, तो वो केस में हो सकता है कि 136 271 बच जाएंगे और उसमें से हाफवे मार्क जो है 136 का होगा। वहां तक भी पहुंचने में बहुत दिक्कत होगी महाविकास आघाड़ी को। तो ये सरकार तो लगभग गई है, तो भी ये 116 से ऊपर नहीं हो रहे हैं, उनका बॉडी 116 से ऊपर एमवीए नहीं जा रहा। हाँ, तो ये तो बंद मुट्ठी लाख की यही समझ के अगर उद्धव ठाकरे 16 को आप डिस्क्वालीफाई भी करते हैं तो भी सब, बीजेपी 151 पे खड़ी है और चाहिए उनको 136। अगर ये 16 आप सदस्यता रद्द कर देते हैं तो जी, तो किसी भी सूरत में ये जो संख्या बल है वो ये पूरा नहीं कर सकते और अपनी सरकार नहीं बचा सकते। तो बेहतर इसी में है कि जो अपना बंद मुट्ठी लाख की, उससे शिवसेना पार्टी कम से कम बच जाएगी। जो अभी सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है शिंदे के गुट ने जो दावा किया है कि असली शिवसेना हम ही है, तो उससे जो एक ये होने वाला, एक और बड़ा क्राइसिस होने वाला है शिवसेना में, उससे कम से कम बच जाएंगे। शुक्रिया आपका सुनील। और हो सकता है कि ये सिचुएशन का फायदा लेकर जी। मोहित बजाज, शिवसेना के प्रवक्ता, सरकार गई? मोहित जी जी, खेल खत्म। सबसे पहले तो ब्रजेश जी नमस्कार, भारत समाचार के सभी दर्शकों को नमस्कार मेरा। देखिए 3 शानदार पत्रकार बिठाया हूं। नहीं, इसीलिए आपका इसलिए सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि उन लोगों ने, देखिए पत्रकार चौथा स्तंभ होता है और आपके साथ साथ एकदम आईने की तरह इन तीनों ने साफ कर दिया। और उनको ना पक्ष से मतलब, बड़े पत्रकार, बिल्कुल ना पक्ष से मतलब ना विपक्ष से मतलब। और हमारे सीनियर इतने समझदार हैं और आप लोगों को मैं इतना फॉलो करता हूं और मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आप जुड़े हुए हैं और आपके सामने बोलने का मौका मिल रहा है। मैं यहां पर आपको बता दूं, मेरा जो एनालिसिस कहता है वो ये कहता है कि हमें शायद कल तक का इंतजार करना ही ना पड़े। कुछ ही मिनट के अंदर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के वर्डिंग्स आते हैं, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय सुनाती है,
मुझे ऐसा लगता है कि आज ही रात में निर्णय हो जाएगा, सामने स्थिति पूर्णतः क्लियर हो जाएगी। क्योंकि जैसा अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे, तो मुझे भी ऐसे प्रतीत होता है कि शायद फ्लोर टेस्ट हो ही ना, ऐसा लग रहा है मुझे। क्यों भाग रहे हैं फ्लोर टेस्ट से? कराइए। नहीं देखिए, फ्लोर टेस्ट उसके लिए हम भाग बिल्कुल नहीं रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं भाग रहे हैं उसके लिए हम लोग। और फ्लोर टेस्ट के लिए हमें अभी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उस पर मैंने कहा ना, मुझे लग रहा है। नंबर कहाँ है? नंबर 39 आपके एमएलए आपके हाथ से चले गए, हफ्ते भर से ज्यादा ड्रामा चल रहा है, वापस नहीं ला पा रहे हो और कह रहे हो कि मैं 20 लोग हमारे टच में हैं। देखिए, टच में बिल्कुल है, उसमें कोई शक नहीं है। और जैसे कि आपने माननीय संजय राउत जी का बयान भी देखा होगा, उन्होंने बोला कि जितने भी बागी विधायक है वह बागी नहीं है। तो कहीं ना कहीं बयान को सुधारने की कोशिश भी की जा रही है, कहीं इधर उधर बिल्कुल हुए थे बयानबाजी, उस पर मैं नहीं आना चाहूंगा। लेकिन हाल फिलहाल पर अगर देखा जाए तो माननीय उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी का लगातार हाथ जोड़कर बड़ा विनम्र निवेदन उनका रहा, और उनका जो तरीका रहा उसकी मैं बड़ी प्रशंसा करूंगा। और आज जो मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति शांबाजी के नाम से औरंगाबाद का नाम हटाकर शांबाजी भोसले जी, कटप्पा के पोस्टर देखें? हाँ जी, कटप्पा वाले पोस्टर देखें? बिल्कुल देखें, क्यों नहीं देखें। ठीक बात है। उमाशंकर पांडे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। पांडे जी, बहुत स्वागत आपका। एक और राज्य से आप जा रहे हैं, आपकी विदाई हो रही है। तो देखिए ब्रजेश जी, बड़ी कुर्बानियों और बलिदानों के बाद बने हुए लोकतंत्र को जब लूट तंत्र में बदल दिया जाएगा तो ये दिन तो देखने पड़ेंगे। ये कोई आज नई बात नहीं है। तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का, खास करके उन दोनों का लूट तंत्र इस देश ने देखा है। और ये जो हो रहा है ये बेहद गंभीर संकट है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ब्रजेश जी, मैं बहुत गंभीर बात करने जा रहा हूं कि एक तरफ माननीय सुप्रीम कोर्ट डिप्टी स्पीकर को यह आदेश देता है कि आप उनको 11 जुलाई तक अयोग्य नहीं घोषित करेंगे, और दूसरी तरफ गवर्नर फ्लोर टेस्ट के लिए अगले दिन की ही तारीख दे देता है। और मीडिया इसको लोकतंत्र की हत्या साबित करने के बजाय, माफ करिएगा, कुछ मीडिया जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो ये बताने में लगा है कि देखिए कैसे चाणक्य नीति चली जा रही है। क्या तमाम नेशनल चैनल्स ने ये दिखाने की कोशिश की कि ये जो पैसा खर्च हुआ है वो कौन दो लोग हैं जो पूरा पैसा लगा रहे हैं? तमाम 5 स्टार होटल। मीडिया पर बाद में ब्लेम कर लेना। एकनाथ शिंदे नहीं संभला आपसे। हाँ बिल्कुल नहीं संभले। अपना घर ठीक करो, मीडिया तो है ही। देखिए वो मीडिया बाद में ठीक कर लेना, घर ठीक करो पहले। ब्रजेश जी, वो शिवसेना का इंटरनल मामला है और मुझे लगता है आप कौन सा इंटरनल समझ रहे होंगे। लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी और देश के लोकतंत्र का सवाल है, ये एक गंभीर प्रश्न है। आपको मैं इस बात का क्रेडिट दे सकता हूं कि कांग्रेस महाराष्ट्र में नहीं टूटी। कांग्रेस नहीं टूटी, वो देखिए वो है, बस ये तसल्ली की बात है आपकी। लेकिन क्या ब्रजेश जी, ये गंभीर विषय नहीं है कि जो केंद्र की सत्ता में होगा वो किसी भी सरकार को धनबल, बाहुबल, छलबल, षड्यंत्रों के दम पर इस तरीके से धराशायी करता रहेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट, गंभीर प्रश्न है मेरा, सड़क और संघर्ष, क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट की यह जिम्मेदारी नहीं थी कि जनता के द्वारा चुनी हुई एक सरकार को बचाने के लिए वो निश्चित रूप से इस दिशा में उसको पहल करना चाहिए था? जी। क्या डिप्टी स्पीकर के अधिकार असीमित नहीं है? क्या आप डिप्टी स्पीकर को बांध दिया आपने, और दूसरी तरफ गवर्नर ने कह दिया फ्लोर टेस्ट करो? ये जो मिला जुला एक षड्यंत्र चल रहा है लोकतंत्र को बेचने का, अगर देश की जनता इसे स्वीकार कर रही है तो करे। जनता ही सब कुछ है, लोकतंत्र की मालिक जनता है। अगर जनता इसको देख रही है और इसको सर्टिफाई कर रही है, ठीक है तो ठीक है। जनता कह रही है नहीं ये गलत है, लोकतंत्र को लूटा नहीं जाना चाहिए, धन बल से खरीदा नहीं जाना चाहिए, जनता की चुनी हुई सरकार को इस तरीके से अय्याशियों के दम पर, पैसे के दम पर, ईडी और सीबीआई के दम पर बेचा नहीं जाना चाहिए। ब्रजेश जी, अगर जनता इसको मान रही है कि मुद्दे दूसरे हैं, सरकार बनाने से ज्यादा आसाम के बाढ़ में डूब रहे लोगों को बचाने का मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण है, बेरोजगारी से मर रहे युवाओं का मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण है, आत्महत्या कर रहे किसानों का मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये जनता मानती है तो भारतीय जनता पार्टी के लूट तंत्र के खिलाफ देश की जनता को निश्चित रूप से आई अप्रिशिएट आपने जो फैक्ट रखे, आई अप्रिशिएट किया आपने जो फैक्ट रखे,
लेकिन ये सीबीआई के इस्तेमाल करने का जो रास्ता है ये आप ही ने खोला था। मुलायम सिंह यादव का कैरियर ख़राब करने की कोशिश कांग्रेस ने की, शरद पवार का कैरियर ख़राब करने की कोशिश आपकी पार्टी ने की, मायावती का कैरियर ख़राब करने की सीबीआई लगाने के पीछे आप लोग थे, ममता बनर्जी को कम नहीं सताया आपने, लालू यादव को कैरियर ख़राब कर दिया कांग्रेस ने सीबीआई लगा के। तो ये रास्ता तो आपका दिखाया हुआ, आप बुरा क्यों लग रहा है? नहीं ब्रजेश जी, देखिए आरोप लगना कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्या ये आप ही ने रास्ता खोला था, उन्होंने एक्सप्रेसवे बना दिया। हमारे ऊपर तो बड़े आरोप लगे, हमें तो आपके पास डबल हाईवे था, उन्होंने एक्सप्रेसवे बना दिया। लेकिन हकीकत क्या है ब्रजेश जी, सच्चाई क्या है? सीबीआई के डायरेक्टर्स को लड़ते हुए किसने देखा? कांग्रेस की सरकार में देखा क्या? शुक्रिया। डायरेक्टर्स लड़े रात को, आपने देखा कैसे किस तरीके से अमित पुरी, सुप्रीम कोर्ट के भारतीय जनता पार्टी के नेता, पांडे जी धन्यवाद। कहां अपन सीबीआई पे झंझट कर रहे हैं, आज अपन महाराष्ट्र पे बात करेंगे। आपका शुक्रिया अमित पुरी जी। तो आप तैयार हैं, आपकी पार्टी देवेंद्र फडणवीस शपथ लेने के लिए तैयारी हो गई आपकी, डन? हम तो उस तैयारी को देख रहे थे, जो लोग कह रहे थे कि मुंबई आने दो सब ठीक हो जाएगा। अब लोग मुंबई आ गए, कह रहे हैं ताल ठोक के फ्लोर टेस्ट करा लो, जो सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया वो कर लो, जो एसआर बोमई के केस में कहा गया वो कर लो, जो 2016 में अरुणाचल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया वो कर लो। तो अब लगे गाल बजाने, अब आरोप लग रहे हैं, अननेसेसरी अनसक्सेसफुली काउंटर नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है और बताया जा रहा है कि एनालिसिस हो रही है। एनालिसिस नहीं हो रही है, डायलिसिस भी समाप्त हो चुकी है। एनालिसिस नहीं हो रही है, डायलिसिस भी समाप्त हो चुकी है। और एक ही पंक्ति में हम अपने कांग्रेस के मित्र से कहना चाहते हैं, आप कह रहे थे केंद्र की सरकार तमाम सरकारें गिराती है, यही थोते आरोप आप राजस्थान में भी लगा रहे थे। तो पहले नैरेटिव देख लो भैया कि नैरेटिव कौन सा वाला है। तो 1 जुलाई को सोशल मीडिया पे चल रहा है कि शपथ लेंगे देवेंद्र फडणवीस, सही है? यह राजभवन तय करेगा और मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र के विधानसभा के सदन के अंदर तय होगा। वो तो ठीक है कि कहना है आदर्शवादिता वाली बातें कि राजभवन तय करेगा। आप डेट बता दो, हम लोग को क्यों इतना परेशान कर रहे हो? नहीं, हम तो डेट उसी दिन जानते थे जिस दिन महाराष्ट्र की जनता डेट तक पता थी। भाजपा और शिवसेना की युक्ति के लिए बहुमत, अपार बहुमत दिया था, पहले से पता था सब कुछ। और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी नाम का एक लंबा गठबंधन बनाकर उस जनादेश की पीठ में चुना होगा कांग्रेस और एनसीपी ने। आपके दोस्त वीरेंद्र सिंह आ गए डिबेट जी, स्वागत वीरेंद्र जी, शुक्रिया। तो महाराष्ट्र में मान लिया जाए कि अब चला चली की बेला है उद्धव ठाकरे के लिए, वीरेंद्र जी? बिल्कुल, महाराष्ट्र में अब नई सरकार आने वाली है। ये 1 तारीख वाली बात आपने कही तो हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में रात में भी सरकार बन जाती है, ये भी देखना होगा। कभी पता लगा हम आप सोते रहे और सवेरे उठे तो सरकार बदली हो, क्योंकि इस देश में कई बार रात में हुआ है ऐसा। देखिए, विधायकों की बड़ी मौज है, पहले गुजरात गए, फिर गुवाहाटी गए, अब गोवा पहुंचे। आप सही जगह गए हैं। हाँ, और अंतिम दिन है, अंतिम आनंद ले लें, क्योंकि कल से फिर वही माथा पच्ची में जुटना है, तो रिलैक्स होना जरूरी था। पर अब तो सही जगह पहुंचे हैं। अब असम में बाढ़ बहुत आई थी और आलोचना भी होने लगी थी, तो वहाँ से खिसक गए, चलो गोवा में थोड़ा समुद्र का बीच का आनंद लिया जाए। विधायक होना वैसे बड़ी किस्मत की बात है, और अगर लंगड़ी सरकार हो, गठबंधन की सरकार हो, फिर तो विधायकों की हरदम मौज रहती है। एक बात और है कि उद्धव ठाकरे लगातार एक कमज़ोर मुख्यमंत्री साबित हुए, क्योंकि जब एकनाथ शिंदे गए उसके बाद भी विधायक लगातार जाते रहे, वो अपने विधायकों को रोक नहीं पाए। तो आप इसको प्रशासनिक अक्षमता कह लीजिए, संगठन पर कमज़ोर पकड़ कह सकते हैं, और कह सकते हैं हथियार डाल देना। तो ये एक तरह से अब सन्नाटा है। 2 दिन पहले तक विधायक भागते रहे और वो बचा नहीं पाए। इतना ज़रूर है कि इधर 2-3 दिन से संजय राउत थोड़ा बहुत गुर्रा रहे हैं, लेकिन तब तक उनको ईडी ने बुला लिया कि आओ, अब वो देखिए कब जाते हैं। ये ज़रूर है
कि बीजेपी क्या महाराष्ट्र में ही जाके रुक जाएगी। कुछ लोग आज ये चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी महाराष्ट्र के बाद बिहार जाने वाली है, वहाँ भी कुछ वो देखना सुनना चाहती है। तो बीजेपी को तो एक अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ देना चाहिए और राज्यों में घुमा के पूछ लें विपक्षी दलों से, चुनाव लड़ोगे कि हार मानते हो, तो ये कम से कम ये सब विवाद आगे चल के ना होगा, बच जाएगा। बीजेपी का सिस्टम बहुत तगड़ा है। अब सरकार के दिन बचे खुचे हैं। आपने देखा होगा कई सारे उदाहरण इस दौरान आए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, वो एकदम कगार पे वहाँ बहुमत था, जरा से हवा लगाई, धक्का दिया, गिर गई। अब वहाँ बीजेपी की सरकार चल रही है आराम से। कांग्रेस के बदन पे अंतिम कपड़ा बचा था महाराष्ट्र में, वो भी खींच लिया। कांग्रेस को तो एकदम किसी लायक छोड़ ही नहीं रही बीजेपी, पता नहीं। और रास्ता इन्हीं का दिखाया हुआ है। आपने बात सही कही, ये खाली लुकड़ी से खोद के भाग आते थे और बीजेपी ने पूरा डंडा उठा लिया। बस बात अंतर इतना है। एक चीज़ और ब्रजेश जी, ये जो घुमाई टहलाई चल रही उससे साबित होती है कि संख्या बल भले कम हो लेकिन माल पर्याप्त होना चाहिए। अगर माल पर्याप्त रहेगा तो मामला बनने में देर नहीं लगेगी, संख्या बल जुटता रहता है। एक नाथ शिंदे की बगावत को आप इस तौर पर भी देख सकते हैं कि इस देश में बगावत तब नहीं हुई है जब अधिकार न मिले हो, बगावतें तब हुई हैं जब अधिकार पाने के बाद, देने के बाद छीन लिए गए, तब लोग बागी हुए। जब तक नहीं मिला रहता तब तक तो आदमी हर तरह से झुका ही रहता है। बहरहाल जब इंसान की ज़रूरत पूरी हो जाती है तो उसके बातचीत का सलीका भी बदल जाता है। एक नाथ शिंदे हो या जो विधायक आज अलग हुए हैं, आज उद्धव ठाकरे असहाय स्थिति में हो, लेकिन 2.5 साल वो मुख्यमंत्री रह लिए और बीजेपी से वो 2.5 साल तो मांग रहे थे कि आधा हमें दो आधा तुम चलाओ, तो अब आधा फडणवीस चलाएंगे। प्रकृति ने व्यवस्था कर दी, कोई कुछ कर ही नहीं सकता इसमें, वाह, है ना। जी वीरेन जी। तो कहते हैं कि मजा चख लेने दो उसको भी गैर की महफिल का, जो इतना चाहने के बाद मेरा न हुआ तो फिर वो तुम्हारा क्या होगा। अच्छा, चलते चलते एक राज से जरा पर्दा हटाइए कि ये हेमंत तिवारी जी इतना महाराष्ट्र की राजनीति में क्यों सक्रिय रहते हैं? हेमंत जी की फिल्मी दुनिया बहुत में जानकारी काफी रहती है रुचि इनके पास महाराष्ट्र की। नहीं, हेमंत जी की काफी रुचि है, फिल्मी सितारों के साथ उनका मिलना जुलना है। फिल्मी? हाँ, तो ओह माय गॉड, तो वो स्वाभाविक है कि उनको। चलिए कल हेमंत जी के यहाँ चाय पीने चला जाए। बहरहाल जो विधायकों का हृदय परिवर्तन हुआ है जी, कौन फ्लोर टेस्ट में जीतेगा, लोकतंत्र का कितना चीरहरण होगा जी। वो लोग, एक जमाना था जो कहते थे हम चिमटे से नहीं छुएंगे, अब तो ट्रक भेज के भर लाएंगे, आपको घर से उठा लाएंगे। वो सब सियासत का दौर बड़ा बदल गया। तो सुनिएगा, एक साहित्यकार ने लिखा है कि आखिर इतने चालाक कैसे हो जाते हैं लोग, कभी इनके कभी उनके कैसे हो जाते हैं लोग। और उसने महबूब ही बदला है तो फिर ताज्जुब कैसा, यहाँ तो दुआ न कबूल होने पर लोग खुदा तक बदल लेते हैं। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहन भाइयों, कू ऐप पर हमने आज का प्रश्न किया कि क्या महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट के दौरान शिवसेना बहुमत साबित कर पाएगी या बीजेपी बाजी मार लेगी। तो रामेश ताम्रकर लिखते हैं कि जिस तरह से महाराष्ट्र की सियासत बदल रही है, ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार बस आने वाली है। तो वेद प्रकाश मिश्रा लिखते हैं कि संजय राउत अगर इसी तरह की बयानबाजी करते रहे तो आने वाले वक्त में शिवसेना को और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बहन भाइयों, इस वक्त की एक बड़ी खबर मेरे पास आ रही। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला रिजर्व कर लिया है। उम्मीद की जा रही है कि अब से थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट आज ही, चाहे कितनी भी देर हो जाए, आज फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट के रुख पर तय करेगा कि उद्धव ठाकरे की सरकार कल रहेगी या फिर जाएगी, फ्लोर टेस्ट होगा या फिर बागी विधायकों की अयोग्यता पर डिप्टी स्पीकर फैसला करेंगे। सब कुछ बहुत थोड़े वक्त में ये तस्वीर साफ होने वाली है।
हेमंत तिवारी बहुत ही चर्चित पत्रकार है, मेरे साथ मौजूद हैं। हेमंत जी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी और ये कहा है कोर्ट ने कि थोड़ी देर बाद फैसला देंगे, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपकी? मुझे लगता है कि ब्रजेश मिश्रा की डिबेट ख़त्म होने के 4 या 5 मिनट बाद फैसला आ जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट है, उसके फैसला देने के पहले उस पर कोई टिप्पणी उचित नहीं होती है, लेकिन जो पॉसिबिलिटीज पे चर्चा होनी चाहिए हैं जी। मुझे नहीं लगता है कि कोई अभूतपूर्व फैसला सुप्रीम कोर्ट देने जा रहा है। फ्लोर टेस्ट डन, फ्लोर टेस्ट की इजाज़त मिल जाएगी, क्योंकि वही अंतिम सत्य है इस वस्तुस्थिति को जांचने का, उसके अलावा कोई सच्चाई नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने अपने ऑब्जर्वेशन में बीच में जब वो कर रहे थे, सिंघवी बहस कर रहे थे, अपने ऑब्जर्वेशन में उन्होंने एक बात पूछी थी कि आखिर हम राज्यपाल का जो अपना खुद का फैसला उनके मन में है उस पर आशंका क्यों प्रकट करें। तो इससे लगता है कि फ्लोर टेस्ट होगा, सरकार जाएगी। मैं ब्रजेश जी इस पूरे डिबेट और इस पूरे एपिसोड को एक नए तरीके से देख रहा हूँ। हमारे महाराष्ट्र के पत्रकार मित्र बैठे हैं। मेरा अपना मानना है कि जिन परिस्थितियों में महाविकास अघाड़ी की सरकार चल रही थी, एक अभिनव प्रयोग किंग मेकर से किंग बनने का जो उद्धव ठाकरे ने किया था, भले सरकार चल रही थी, एकनाथ शिंदे कहीं से अनकंफर्टेबल नहीं थे। उनकी ताकत, उनके पावर, उनका यूडी डिपार्टमेंट वैसे चल रहा था और मातोश्री पर उनका वही जलवा, वही जलाल बरकरार था। ये क्यों हुआ? गंभीरता सुनिएगा। देखिए, इस महाविकास अघाड़ी के साथ 2.5 साल सरकार चलाने के दौरान उद्धव ठाकरे और पूरी शिवसेना को समझ में आ गया कि जब भी चुनाव होंगे विधानसभा के, आसान नहीं होगा। आप जब अपनी मूल धारणा, मूल सोच, मूल भावना, मूल विचारधारा को छोड़ते हैं, हिंदुत्व वाली, मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये संभाजी नगर और ये जो उस्मानाबाद का धाराशिव नाम बदला गया, तो आखिर उद्धव ठाकरे साबित क्या करना चाहते हैं? उद्धव ठाकरे जाते जाते अगर चीफ मिनिस्टर नहीं बनते हैं, जो हो रहा है, कुछ चीफ मिनिस्टर आगे नहीं रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि शिवसेना के जो बागी हैं, न तो ये बिना शिव सैनिकों के चल पाएंगे राजनीति में, और शिवसेना का जो बाकी हिस्सा उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के पास है, जो नगर सेवकों का है, जो वर्कर्स का है, जो जिला प्रमुखों का है, वो बगैर इन नेताओं के नहीं चल पाएगा, क्योंकि बरसों से ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई और समझौता होगा और ये शिवसेना, समग्र शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की वही युति होगी जो कई वर्षों तक महाराष्ट्र में कामयाबी के साथ चलती रही है। बार बार मैं कहता रहा हूँ कि ये एक होंगे, आज नहीं तो कल होंगे, और मुझे लगता है कि प्रोसेस थोड़ा लंबा हो गया, आरोप प्रत्यारोप काफी हो गए, लेकिन पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए शिवसेना के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अल्टीमेटली ठीक है, देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर बने, एकनाथ शिंदे डिप्टी बन जाएं, होम डिपार्टमेंट रख ले, कुछ हो जाए, सरकार चले 2.5 साल, लेकिन ये 2.5 साल आने, एक तो 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन का रास्ता तय करेंगे, दूसरे जो अगला विधानसभा चुनाव होगा उसके बाद उस वक्त क्या होगा, ये भविष्य भी शिवसेना के लिए चिंताजनक है। ऐसी सूरत में मुझे लगता है कि भाजपा शिवसेना की दोस्ती हो के रहेगी, चाहे शिंदे के जरिए हो, चाहे इसमें उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे फिर हस्तक्षेप करें। मैं तिरोडकर जी को आमंत्रित करता हूं इस परिचर्चा में। तिरोडकर जी, क्या हेमंत तिवारी जी की बात से, तथ्यों से और तर्कों से सहमत हुआ जा सकता है? अभी के हालात में बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे ये जरूर बताना पड़ेगा कि आदित्य ठाकरे ने जैसे जैसे कमान संभाली है शिवसेना में, उन्होंने ये कोशिश की है कि वो बीजेपी से दूर हटे। हाँ, ये बात सही है कि वो हिंदुत्व की बात करते रहते हैं। अभी उन्होंने औरंगाबाद के जगह संभाजी नगर का डिसीजन ले लिया, बीच बीच में उद्धव ठाकरे बोलते रहते कि हमने हिंदुत्व को छोड़ा नहीं है, लेकिन ये सोच शिवसेना में कुछ सालों से चल रही है कि अब इसके बाद जो देश की राजनीति बदली है, उस बदलती हुई राजनीति में हिंदुत्व के नाम पे जो राजनीति होगी वो सिर्फ एक पार्टी की होगी और वो बीजेपी।
तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमें ट्रैक बदलना पड़ेगा और हिंदुत्व के नाम पे दो पार्टियां नहीं चल सकती। बीजेपी एक जमाने में छोटी पार्टी थी, शिवसेना बड़ी पार्टी थी, लेकिन बीजेपी ने सालों में जो भी कुछ मेहनत की है या फिर और कुछ बातें की है उसके वजह से वो एक नंबर हो चुकी है, महाराष्ट्र में बड़ी पार्टी बन चुकी है। तो अगर काउंटर करना है तो दो जगह है। एक जगह ये है कि ये जो प्रो मराठी, प्रो महाराष्ट्र जो स्टैंड है, सब नेशनलिज्म का प्लॉट जिसे कहते हैं पॉलिटिक्स में, वो करना चाहते थे उद्धव ठाकरे, नंबर एक की बात। और नंबर दो की बात, अगर पिछले कुछ दिनों की उनके पूरे स्टेटमेंट्स देखे तो वो कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस को वोट करने वाले हिंदू है जो बीजेपी से नफरत करते हैं उनके वोट्स लेने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के दर्शकों को, आपके टीवी के दर्शकों को, कि 2017 में शिवसेना जीत पाई मुंबई म्युनिसिपल काउंसिल। उस टाइम पे शिवसेना और भाजपा की सरकार थी, बीजेपी बड़ी पार्टी थी, बीजेपी और शिवसेना मुंबई में अलग अलग लड़े थे। उसके बावजूद भी शिवसेना ज्यादा सीटें ले पाई क्योंकि शिवसेना को मुंबई के मुस्लिम बहुल, जो मुस्लिम मेजोरिटी वाला इलाके हैं, वहां से ज्यादा कॉर्पोरेटर उनके चुन के आए और ये कांग्रेस का घाटा हुआ। तो ये नई स्पेस शिवसेना ढूंढ रही थी अपनी राजनीति कायम करने के लिए। एक और बात कहना चाहता हूं मैं छोटी सी, कि अभी जो चुनाव हुए विधान परिषद के चुनाव, उसमें शिवसेना ने एक आदिवासी को टिकट दिया, एक ट्राइबल को टिकट दिया है। ये ट्राइबल सालों साल सिर्फ कांग्रेस को वोट करते आए हैं। तो एक जगह से कांग्रेस की स्पेस खाइए और दूसरी जगह से अपनी जो पुरानी प्रो मराठी स्पेस है वो बरकरार रखिए। इस तरीके की राजनीति शिवसेना करने जा रही थी। क्या वो इसके आगे बदलेगी मुझे पता नहीं। और क्या उद्धव ठाकरे अगर बदलना भी चाहते हैं तो आदित्य ठाकरे कुछ नया रूप देना चाहते हैं शिवसेना को, क्या वो कामयाब होंगे देखा जाएगा। लेकिन आज के हालात में शिवसेना कुछ अलग सोच रही है, ये बात सही। बहुत शुक्रिया आपका। सुनील चावके जी, आपका क्या मत है और क्या मानना है और क्या तर्क और तथ्य हैं कि उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी से क्या गलती हुई ऐसी कि इतनी बड़ी टूट हो रही थी और उन्हें जरा भी एहसास नहीं था, भनक नहीं थी, या था सब कुछ एहसास, वो खामोश रहे? नहीं, ये दोनों चीज थी, भनक थी लेकिन वो निष्क्रिय रहे। और दूसरी बात यह है कि जब तक 56 का आंकड़ा जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत मायने रखता है राजनीति में आजकल। तो 56 विधायक थे तब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, 55 हो गए तो तब से क्राइसिस शुरू हो गया। तो ये 55 या 56 विधायकों से जो एक रेगुलर संवाद होना चाहिए था वो उद्धव ठाकरे 2-2.5 साल में नहीं कर पाए। और उनकी जो क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं, उनको सुलझाने की, समझने की भी उन्होंने कोशिश नहीं किया। वो पूरा का पूरा जो क्या उन्होंने अपने विधायकों को हल्के में लिया, चला गया, उनको इग्नोर किया या सोचा कि ये जाएंगे कहां? जी, क्योंकि जिस तरह से उद्धव ठाकरे को 2014 से 2019 जिल्लतों का सामना करना पड़ा बीजेपी के साथ रहते हुए, उसी तरह की स्थिति उनके विधायकों पर आई जब उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री बने। तो ये जो स्थिति थी वो एकदम यानी एक बहुत आइडियल स्थिति थी कि जिससे एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस काम करके ये विधायकों को तोड़ के लेके जाए। अभी रही बात ये कि आगे क्या होगा, तो आगे ऐसा लगता है कि जो शिवसेना का जो हिंदुत्व है वो अभी कांग्रेस और एनसीपी के साथ में रह के एक सेकुलर हिंदुत्ववादी पार्टी बनकर शिवसेना अभी खड़ी है आज की तारीख में। और वो फिर से जब तक बीजेपी के साथ में नहीं जाएगी तब तक शिवसेना के ये हिंदुत्व का कोई फायदा नहीं होगा। बीजेपी के लिए भी बहुत मुश्किल है क्योंकि 48 सीटें बीजेपी को, जो मुख्य लक्ष्य है बीजेपी का, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लक्ष्य है कि 48 में से ज्यादा सीटें लोकसभा की जीतनी चाहिए, तो वो लक्ष्य हासिल करने के लिए शिवसेना का होना जरूरी है। वो एकनाथ शिंदे के बस की बात नहीं है। और शिवसेना जब तक ज्वाइन नहीं होती बीजेपी के साथ में, क्योंकि बीजेपी आज की तारीख में, हमने उस दिन गिना तो 7-8 बड़े मुश्किल से श्योर सीट्स है जहां पे बीजेपी जीत सकती है लोकसभा की। जी जी। तो ये एक सबसे तगड़ी पार्टी की ये हालत है जमीन पर। तो जब तक शिवसेना और बीजेपी साथ में नहीं आती तब तक ये केमिस्ट्री जमेगी नहीं। शिवसेना के प्रवक्ता, क्या फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं? देखिए, मैंने जैसे ही अपनी बात की शुरुआत करी थी, मैंने कहा था कि शायद
कल तक का इंतज़ार ना करना पड़े। और जैसे हेमंत जी ने बोला, हेमंत जी का मैं काफ़ी सम्मान करता हूं और काफ़ी एक्सपीरियंस है, उन्हीं के एक्सपीरियंस के अनुसार भी मैं बता रहा हूं कि आज रात में ही जैसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है तब स्थिति कुछ क्लियर हो जाएगी। अब जब इतना हम लोगों ने इंतजार कर लिया, अब कुछ मिनट ही इंतजार करने की ज़रूरत है, उसके बाद फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा जैसा भी होगा। और रही बात शिवसेना की, तो मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अंतिम डिसीजन कहिए उसको, जैसा कि कहा जा रहा है, उस डिसीजन के अंदर जो आज नाम को चेंज किया गया, बदलाव किया गया, उससे भी काफी कुछ है। और रही बात ऐसी स्थिति पे आने के बाद कहीं ना जनता कहीं के बीच और संघर्ष का रास्ता अख्तियार करने को तैयार, बिल्कुल। हम देखिए, जब आगे बढ़ा जाता है तो उसमें मुसीबतें तो आती हैं, उन मुसीबतों का स्वागत है। उमाशंकर पांडे, अब कांग्रेस आगे क्या करेगी महाराष्ट्र में? देखिए, कांग्रेस पार्टी सरकार जाना लगभग तय। कांग्रेस पार्टी महाविकास अघाड़ी के साथ है और वही उसका संकल्प है। कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगियों के साथ छल कपट धोखा नहीं करती है। ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जिनके कंधे पर सवार होकर ये किसी राज्य में प्रवेश करते हैं, उसी के कंधे को तोड़कर खुद को आगे बढ़ाने का षड्यंत्र करते हैं। या आप देखिए जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, पीडीपी के साथ मिलकर जब बैली में अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, उस धोखाधड़ी में सरकार चली गई। पंजाब में क्या हुआ, अकाली दल, पुराना गठबंधन था अटल जी के साथ का, वो गठबंधन टूटा। उसके आगे बढ़ जाइए, नीतीश कुमार की छटपटाहट का कारण क्या है? और शिवसेना ने भाजपा के साथ सरकार बनाई क्यों थी, सरकार तोड़ी क्यों थी, क्यों नहीं उनके साथ गए थे? क्योंकि शिवसेना छोटी पार्टी हो गई थी। जैसे नीतीश कुमार बिहार में भाजपा से पिछड़ गए क्योंकि भाजपा ने इन्हीं लोगों को धोखा देके अपना जनाधार बढ़ा लिया था। ये छटपटाहट उद्धव ठाकरे जी में भी थी और नीतीश कुमार जी में थी। वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबको किनारे करके स्वयं को स्थापित करने का षड्यंत्र कर रही है। इसलिए उद्धव ठाकरे जी हमारे साथ आए थे और इसलिए नीतीश जी एक बार लालू यादव जी के साथ गए, फिर आए और फिर जाने की कोशिश। अब महाराष्ट्र में क्या कीजिएगा? महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ, महाविकास अघाड़ी के साथ कांग्रेस पार्टी, आपका गठबंधन बना रहेगा सरकार जाने के बाद भी? कांग्रेस पार्टी जिनके साथ है उनके साथ है। वो भाजपा नहीं है कि कभी संदेश देने के लिए, अपने आप को विस्तारित करने के लिए छल कपट करके सरकार में जाएगी, फिर अपना विस्तार करना शुरू करेगी, अपने ही। बहुत शुक्रिया अमित पुरी जी। तो एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर सरकार बनाने की तैयारी पूरी? मैंने तो आपसे कहा कि एकनाथ शिंदे जी वो व्यक्तित्व हैं जब महाराष्ट्र के अंदर युक्ति के लिए गठबंधन हुआ था, उस समय महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना विधानमंडल दल के नेता वही थे जी, और उसी युक्ति के लिए समर्थन हुआ था। लेकिन कांग्रेस के मित्र की राजनीतिक याददाश्त कितनी अच्छी है, उत्तर प्रदेश के लोग तो कम से कम जानते हैं जी। उत्तर प्रदेश से 2 प्रधानमंत्री हुए, चौधरी चरण सिंह जी और चंद्रशेखर जी। चौधरी चरण सिंह लोकसभा नहीं देख पाए, 3 बार क्या किया मायावती जी के साथ? कांग्रेस ने दलितों से इतनी चिढ़ है, मायावती जी की सरकार 3 बार आपने गिराई की जासूसी पर आपने मायावती जी की सरकार गिराई कि नहीं गिराई? बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में बात करिए, कल्याण सिंह जी और राजनाथ सिंह जी की जुगल जोड़ी ने मायावती जी के साथ छल किया कि नहीं किया? कभी मायावती जी को बहन बना लिया आपने, राखी बांधकर, फिर उसी बहन को मौका दे दिया। अब क्या बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोग? कल्याण सिंह जी के नहीं हुए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया। आपस में मत लड़िए। हेमंत तिवारी जी, क्या उद्धव ठाकरे को ग्रेसफुल एग्जिट ले लेना चाहिए? जी, मुझे लगता है कि बहुत साधारण, बहुत सामान्य, बहुत सरल व्यक्ति हैं और उनके 2 उदाहरण मैंने दिए आपसे। किस तरीके से वर्षा, जो सरकारी मुख्यमंत्री का बंगला होता है, उसको उन्होंने छोड़ा और आज उन्होंने अपने कैबिनेट के सारे शरीफ आदमी होना आज की डेट में कोई मेरिट नहीं है। कुछ गलती हो गई हो, माफ कीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कहता हूं, एक बड़ी बात है, उद्धव ठाकरे के सामने 3 चुनौतियां अब हैं। एक तो शिवसेना को स्थापित बनाए रखना, दूसरे शिवसेना की जो पारंपरिक इमेज थी हिंदुत्व की, उस रास्ते पर वापस आना, तीसरे उनके बेटे आदित्य ठाकरे का भविष्य, चौथा बीएमसी के इलेक्शन। अब कल आप वड़ा पाव खिलाओ हम लोग को बस।
जो तब फिर महाराष्ट्र की उद्धव बात ठाकरे करेंगे। के लिए न्यूनतम अवस्था होती है। All right, तिरोडकर और मैं जी। फिर कह रहा हूं ब्रजेश जी, नोट जी, करिएगा, जी। इसको भी लॉक कर सकते हैं आप। जी हेमंत ये जी, सारी शिवसेना एक होगी और ये भाजपा के साथ रहेंगे। थैंक यू हेमंत जी। तिरोडकर जी, क्या अब सही वक्त है कि उद्धव ठाकरे को ग्रेसफुल एग्जिट, सम्मानजनक विदाई का रास्ता चुन लेना चाहिए? देखो, अगर सरकार चाहती है तो ग्रेसफुल एग्जिट लेनी भी चाहिए, लेकिन राजनीति में ग्रेसफुल एग्जिट ज्यादा मायने नहीं करती, उतना मायने ये करती है कि आप लोगों को आखिरी बात क्या बता रहे हो। और वो उनको मौका, अगर सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि कल ही फ्लोर टेस्ट होनी है, तो कल उनको फ्लोर टेस्ट के दौरान वो मौका मिलेगा। और वो जो अटल जी ने किया था 1996 में, वो उद्धव ठाकरे दोहरा सकते हैं। दो बातें हैं, एक ये है कि उद्धव ठाकरे बहुत ही कंपोज तरीके से बात करते हैं और उसके वजह से उनको पॉलिटिक्स के बाहर के लोग भी थोड़ा बहुत पिछले कुछ दिनों में पसंद करने लगे हैं। नंबर 1 की बात। नंबर 2 की बात, वो जो केडर है, वो जो लास्ट का केडर है, वो जो शिवसैनिक है, वो किसी सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए उनके साथ नहीं रहा था, वो बालासाहेब ठाकरे के लड़के उसके साथ रहा हुआ था। तो उसको मैसेज देने की जरूरत है और उसको ये बोलने की जरूरत है, वो भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, असेंबली में बोलने की जरूरत है कि हाँ, मैं आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हूं, मैं खड़ा रहने के लिए तैयार हूं, जो है कल देखा जाएगा। उद्धव ठाकरे ये मौका नहीं गंवाना चाहेंगे। उसके बाद वो कैसे एग्जिट करते वो कल आगे की बात है, लेकिन उद्धव ठाकरे अगर कल फ्लोर टेस्ट पे जाते हैं तो वो जरूर स्पीच उनको करना चाहिए, ऐसा मुझे अभी लगता। मराठी में स्पीच देंगे कि हिंदी में? वो मराठी में स्पीच देंगे, लेकिन 2-4 बातें हिंदी में कह सकते बहुत हैं, शुक्रिया। क्योंकि उनको पता नहीं, है। हिंदी में होंगे तो मुंबई और नेशनल आजू-बाजू के- पर्सपेक्टिव बनेगा ना, हम लोग भी सुनेंगे, थोड़ा समझ में ज्यादा आएगा। दूसरी भी बात है, यहाँ का जो हिंदी भाषिक है, वोटर है, वो बीजेपी को एक तरफा जा रहा है, उसको भी पीछे लाने की कोशिश करनी होगी उनको। जी, बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप सब ने अपना अपना कीमती वक्त इस बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक परिचर्चा के लिए निकाला। बहनों भाइयों, तैयार हो जाइए, थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट स्थिति स्पष्ट करेगा। महाराष्ट्र में उद्धव राज रहेगा, जाएगा। नमस्कार।